बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा और ये मिडल ईस्ट से ये ख़बर है। MBS मोहम्मद बिन सलमान, इनको दुनिया MBS के नाम से जानती है। इनके बारे में मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। इनकी बड़ी अजीब शख्सियत है और ये अजीब तरीके से सऊदी अरेबिया के सोचने के अंदाज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया, द ब्रसल्स टाइम के अंदर एक बड़ा डिटेल आर्टिकल लिखा गया है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसको आप निकालें, आप पढ़ें, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। बड़ा डिटेल आर्टिकल है और ये सोमवार के दिन 10 तारीख को 10 अगस्त को ये शाया किया गया है। आसिफुल्लाह खान ने इसको लिखा है। अब ये जो द ब्रसल्स टाइम के अंदर आर्टिकल लिखा गया है, ये बता रहा है कि सऊदी अरब इस वक्त कोशिश कर रहा है कि अरब दुनिया और इज़राइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मलाइज कर दे। सऊदी अरब ये कोशिश कर रहा है कि इज़राइल और अरब ममालिक के बीच में ताल्लुकात को बेहतर कर दे, सूरत-ए-हाल को नॉर्मल कर दे। ये इस अखबार का जो हेडलाइन है वो ये है और फिर बहुत सारी डिटेल मौजूद है। एक्चुअली MBS जो है, मोहम्मद बिन सलमान, इनका जब पहली दफ़ा लोगों के सामने इनका राज खुला तो वो 2018 में इनका एक इंटरव्यू था जो इन्होंने द अटलांटिक को दिया था। इस इंटरव्यू में ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ये शख्स इज़राइल के बारे में उस तरह नहीं सोचता जैसे बाकी अरब ममालिक या अरब के रहने वाले लोग सोचते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने फ़लस्तीनियों के हवाले से और इज़राइल के बारे में जो अपना इंटरव्यू दिया था अटलांटिक में, उसमें उन्होंने कहा था कि इज़राइल अपनी सरज़मीन में पुरअमन तौर पे ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं। इज़राइली अपनी सरज़मीन में, पहले तो हम ये कहते थे कि ये फ़लस्तीनियों की सरज़मीन है, इज़राइली यहाँ पे काबिज़ हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने 2018 में पहली मरतबा कहा कि इज़राइली अपनी सरज़मीन में पुरअमन तौर पर ज़िंदगी गुजारने के हकदार हैं। उनका हक तस्लीम किया। इसके ऊपर बड़ी ले दे हुई, लेकिन उन्होंने इस बयान को वापस नहीं लिया। अब इसी द ब्रसल्स टाइम के अंदर ये लिखा गया है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त की एक पॉलिसी है जिसकी वजह से इज़राइल और सऊदी अरब करीब तर होते चले जा रहे हैं। यानी वो ये समझते हैं कि इज़राइल का दुश्मन भी ईरान है और सऊदी अरब भी अपना दुश्मन ईरान को समझता है, लिहाजा दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग इसको नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ गिमिक है, असल बात कुछ और है और असल कारोबार कुछ और है। उन चीज़ों की तरफ मैं आपको लेकर जाऊंगा। अब ज़रा थोड़ा सा आप हैरड्स एक जो है वो जरीदा है, उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल छपा है ज़ेवी बारेल का। ये एक जर्नलिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इन्होंने बड़ी तफसील के साथ इस वक्त की जो सूरत-ए-हाल है सऊदी अरब की, उसके ऊपर एनालिसिस किया है। इनका ये कहना है कि सऊदी अरब इज़राइल के लिए एक ड्रीम स्टेट साबित हुआ है, ख्वाबों की एक रियासत सऊदी अरब इज़राइल के लिए साबित हुआ है। इज़राइल को इस वक्त सऊदी अरब से बेहतर कोई इत्तेहादी नहीं मिल सकता। सबसे बेहतर इत्तेहादी इज़राइल के लिए इस वक्त सऊदी अरेबिया है और उसने इज़राइल के दुश्मन, जो इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन है वो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और सऊदी अरब उसके साथ लड़ता है, इज़राइल का फ़ायदा होता है। फिर लबनान के वज़ीर आज़म का तख्ता उलटने में उन्होंने अपना रोल प्ले किया, जो हिजबुल्लाह के साथ पिछले चंद सालों से बड़े अच्छे ताल्लुकात के साथ अपना हुकूमत चला रहे थे और वो तख्ता उलटने में अपना रोल प्ले किया सऊदी अरेबिया ने। इस पे इज़राइल बहुत खुश है। जो काम इज़राइल नहीं कर सकता था वो सऊदी अरब ने उसको करके दिया। हत्ता कि यहाँ तक लिखा है ज़ेवी बारेल ने कि दुनिया में अमेरिका समेत कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इज़राइल के लिए इससे ज़्यादा काम कर सकता और इतने आज़म के साथ ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा हो या ईरान के ख़िलाफ़ सरगर्म हो। अब उसने यमन में भी जंग की, यमनियों के लिए नहीं की, ईरान से मुखालफत के नाम के ऊपर की। तो सऊदी अरब किसी भी लेवल तक जा रहा है इज़राइल की सपोर्ट के लिए। खित्ते में हर उस लड़ाई का हिस्सा बन रहा है जिस लड़ाई में इज़राइल ऑटोमेटिकली, जिस तरफ इज़राइल खड़ा होता है उसी तरफ सऊदी अरब जाके खड़ा हो जाता है। और ये MBS की पॉलिसी है, मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी है जो वहाँ पे चल रही है। 2 ड्रामा सीरियल्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, उनका मैं जिक्र कर दूं कि द 7th एग्जिट और उम्मे हारून, ये 2 ड्रामा सऊदी अरब में चले हैं रमज़ान मुबारक में, और इसमें यहूदियों के साथ नरम गोशा दिखाया गया है और कोशिश की गई है कि अरब दुनिया के यहूदियों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं।
अरब जो अवाम है उन्होंने इसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया है, फ़लस्तीनियों ने बड़ा एहतजाज किया है, और फिर बाद में इनको एक स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा सऊदी अरब की हुकूमत को। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने ये काम रोका नहीं, इस काम को आगे बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया है वो मैं आपको भी बताता हूँ। सऊदी अरब में एक अखबार निकलता है, उसका नाम है अरब न्यूज़। ये आप देख रहे हैं, उसका अरब न्यूज़ के नाम से एक अखबार निकलता है सऊदी अरब में। उसमें शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम नामी एक आलम दीन है, और ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है उसके सेक्रेटरी जनरल हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं, और इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं जो रॉयल फैमिली है उसके साथ। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया सऊदी अखबार अरब न्यूज़ में। अब उसमें उन्होंने कुरान और सुन्नत से ये साबित करने की कोशिश की कि यहूदियों समेत दीगर मज़ाहिब के अरकान के साथ आम कारोबारी और दोस्ताना ताल्लुकात में शिरकत जायज़ है, जैसा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ करता था। हमारे यहूदी भाइयों के साथ, ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, मैं एग्जैक्टली वही लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हमारे यहूदी भाइयों के साथ हम मुआहदों और बामी ताउन को नतीजा खेज बनाते हैं। हम उनसे वालहाना मोहब्बत और उनका एहतराम करते हैं। सियासत से दूर हटकर हमारा उसूल है, और सियासत से दूर हटके हम उनका वालहाना मोहब्बत करते हैं और उनका एहतराम करते हैं। और ये हमारा उसूल है कि हम सियासत से अपने आप को दूर रखते हैं, उसमें मुदाखलत नहीं करते। ये कह रहे हैं शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम, जो एक मजहबी स्कॉलर है और जो शाही ख़ानदान है उसके बहुत करीब हैं, MBS के बहुत करीब हैं मोहम्मद बिन सलमान के। और उन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुआहदा साइन किया था जिसे मिसाक मदीना कहते हैं, और ये मुसलमानों की उस दौर में बहुत बड़ी कामयाबी थी, और जो अक़लियतों और यहूदियों को मजहबी और सिविल हुकूक फराहम करता है वो मुआहदा मदीना मुनव्वरा के अंदर वक़ार के साथ उम्मत के एक हिस्से के तौर पे रहने की सहूलत फराहम करता है। मैं एग्जैक्ट तर्जुमा करके आपको बता रहा हूँ, वक़ार के साथ उम्मत के एक हिस्से के तौर पर रहने की सहूलत फराहम करता है। ये बातें की हैं सऊदी अरब के अंदर मौजूद एक मजहबी स्कॉलर, मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम ने। इनकी तस्वीर आप देख लें, और सऊदी अखबार अरब न्यूज़ के अंदर इनका ये इंटरव्यू छपा है। इसके अलावा इन्होंने बहुत कुछ और कहा, मैं अब ज़्यादा बोलूँगा तो आपका दिल आज़ारी होगी, आपका दिल दुखेगा। इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि जिनके साथ ये ताल्लुकात बनाने की, शराकत दारी की और कारोबार करने की बात कर रहे हैं, जिनको ये कह रहे हैं वो हमारे भाई हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि रियासत मदीना की तरह हमें उन्हें उनके हकूक़ देने हैं, वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं, वेस्ट बैंक में क्या कर रहे हैं, गजा की पट्टी में क्या कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों के साथ उन्होंने क्या जुल्म ढाया है, बैरूत में उन्होंने कितना बड़ा धमाका करके कितना नुकसान किया है, ईरान में वो किस तरह का शोरिश फैलाना चाहते हैं, इराक़ में उन्होंने क्या किया है, मिस्र में, शाम में, लीबिया में, हर जगह उन्होंने क्या किया है। ये बात उन्होंने नहीं देखी। क्या उन्होंने नहीं देखी कि फ़लस्तीनी बच्चे दवाइयों के लिए, फ़लस्तीनी बच्चे खुराक के लिए, फ़लस्तीनी बच्चे बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहे हैं, उनको किसी किस्म की सहूलत नहीं मिल रही। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बना के उन्होंने जेलों में बंद कर दिया है, और उनको कह रहे हैं कि यहूदी भाई, और इनके साथ ताल्लुकात भी, इनके साथ कारोबार भी। इस शर्त के साथ तो नहीं हो सकता, इन हालात के अंदर तो नहीं हो सकता। आपके पास एक आज़ाद रियासत है। जब मुसलमानों के पास एक आज़ाद रियासत थी तो वो दूसरे मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाते थे, उम्मत का दर्द उनके अंदर होता था। और अब ये हमें ये बता रहे हैं, और सऊदी अरब को और अरबों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कुरान और सुन्नत और हदीस की रोशनी में कि आप यहूदियों के साथ दोस्ती कर लें, चाहे वो आपके बच्चों को रोज़ाना कत्ल करें, चाहे वो आपकी ख़वातीन की इस्मत दरी करें, चाहे वो आपकी इबादत गाहों को पामाल करें, चाहे वो आपके लोगों की जानों के साथ और उनके इंसानी हुकूक के साथ खेलें। लेकिन आपको यह दर्स दिया जा रहा है और इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो हमारे भाई हैं, आप उनका एहतराम करें। तो ये जो है एक डिफरेंट किस्म का नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही है, डेलिबरेटली किया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान ये क्यों कर रहे हैं वो बाद में बताता हूं, लेकिन एक रशिया के बड़े ज़बरदस्त तज्ज़ियाकार हैं, नामवर मुसन्निफ हैं और बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इनका नाम है मिखाइल बोरिस। ये पहले भी मैंने एक दो दफ़ा इनका जिक्र आपके सामने किया है, इनके आर्टिकल्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये ट्वीट आप देखें उसमें वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका मैं आपको तर्जुमा भी बताता हूँ। उन्होंने कहा, पाकिस्तान डोंट डील विद MBS, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मच डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन इन द रीजन एंड फॉर्मिंग अलायंस विद द इंडिया एंड Israel while being a puppet of United States. It is better for Pakistan to establish good relations with other countries which are deteriorating due to Arab interests. वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मोहम्मद बिन सलमान के साथ मामला या डील नहीं करनी चाहिए,
वो खित्ते में सबसे ज़्यादा हलाकतों और तबाही का जिम्मेदार है और अमेरिका की कठपुतली के तौर पे भारत और इजराइल का इत्तहादी है। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो उन दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार करे जो अरब मफादात की वजह से बहुत ख़राब हो चुके हैं, या जो भुगत रहे हैं अरब मफादात की भेंट जो चढ़े हुए ममालिक, उनके साथ पाकिस्तान अपने ताल्लुकात इस्तवार करके एक नया इत्तेहाद बनाए। ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। ये एक रूसी तज्जियाकार का तज्जिया है और वो ये बात कर रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि मोहम्मद बिन सलमान ये सारा कुछ क्यों कर रहे हैं। ये ताल्लुकात वो इस बहाने से नॉर्मलाइज कर रहे हैं। इस वक्त जो उनके पास बहाना है, वो बहाना उनके पास इस वक्त ये है कि हम फ़लस्तीनियों को हकूक़ दिलाना चाहते हैं और उसके लिए हमें इजराइलियों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर करने पड़ेंगे, और इसराइल के साथ जितने ताल्लुकात हमारे बेहतर होंगे, फ़लस्तीनियों को उनके हकूक़ इतनी जल्दी मिलेंगे। ये वो बहाना है जो मोहम्मद बिन सलमान सबको दे रहे हैं, सबके सामने रख रहे हैं। लेकिन मशरिक़ वस्ता के जो माहिरीन हैं, चाहे वो दिफाई माहिरीन हैं, चाहे वो तज्जियाकार हैं, चाहे वो लिखने वाले लोग हैं, चाहे वो फ़िलासफ़र्स हैं, कोई भी लोग हैं, वो ये बात मानने को तैयार नहीं है। उनको ये लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान उनको एक धोखा दे रहे हैं। दरअसल उनकी तरजीहात तब्दील हो गई हैं। वो अब मुसलमानों के बारे में बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ आले सऊद के बारे में बात कर रहे हैं और अपने ख़ानदान और अपनी इक़्तिदार के लिए बात कर रहे हैं। और उसकी कुछ वजूहात भी हैं, जो वजूहात मुख्तलिफ अखबारात में छपी हैं। द प्रोजेक्ट सिंडिकेट के अंदर ये आर्टिकल छपा है, द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू MBS। अब वो जो वजूहात बता रहे हैं कि MBS के मुताबिक दुनिया कैसे तब्दील हो रही है और वो अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, अपने नौजवानों को कैसा देखना चाहते हैं, तो चंद वजूहात हैं। उनको ये लगता है कि तेल की जो कीमत थी वो दुनिया में कम होती जाएगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आने के बाद, इलेक्ट्रिक मशीनरी बनने के बाद, जो दीगर ज़राए आ रहे हैं एनर्जी के, उनके बाद ये तेल की कीमतें कम होंगी और तेल निकालने पे पैसे ज़्यादा लगेंगे और बिकेगा सस्ता। तो तेल का कारोबार हो जाएगा ठप आने वाले 10-20 साल के अंदर। तो फिर अरबों के पास क्या होगा अमीर होने के लिए? तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो ताल्लुकात बनाएं उन मुल्कों के साथ जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत और कारोबार है, और उनके साथ कारोबारी शराकत में जाके एक नए तरह से सऊदी अरब को कारोबारी दुनिया के अंदर ले जाएं और पैसा बनाएं, अपने ख़ानदान के इक़्तिदार को बचाएं, अपने रुपए पैसे को बचाएं और अपने मुल्क के अंदर जो है वो पैसे की रेल पेल दूसरे तरीक़ों से करें। इसीलिए वो सऊदी अरब के अंदर ख़वातीन का गाड़ी चलाना हो, सिनेमा खोलना हो, या दीगर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, रिपोर्ट होती रहती हैं। ये सारी चीज़ें वो सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में करवा रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान। तेल की ज़रूरत ख़त्म हो गई तो क्या उनका अल्लाह ताला से ईमान उठ गया है? हो सकता है अल्लाह ताला उनको इससे बेहतर कोई और चीज़ दे दे जिससे वो इससे भी ज़्यादा अमीर हो जाएं। लेकिन वो दुनिया के असबाब की तरफ जा रहे हैं। वो इजराइल से ताल्लुकात इसलिए बना रहे हैं कि वो कारोबार करके अमीर रहना चाहते हैं, जो उनकी मजबूरी है। दूसरा एक प्रॉब्लम उनको ये है, उनको लगता है कि फ़लस्तीन के मसले के ऊपर जो गुस्सा है नौजवानों में पूरे अरब ममालिक के अंदर, ये सऊदी अरब के अंदर भी बहुत अरसे से दबा हुआ है। अगर ये चिंगारी भड़क गई और इसमें एक आग लग गई तो फिर शाही ख़ानदान को नौजवानों से कोई नहीं बचा सकेगा। सऊदी अरब के नौजवान इंतहाई जज्बाती हैं फ़लस्तीन को लेकर, और उसकी सराउंडिंग में जितने मुल्क हैं वहाँ पे भी इसी किस्म के जज्बात हैं। अब अगर ये जज्बात भड़क उठते हैं तो इन नौजवानों को कौन संभालेगा? जिस तरह दीगर ममालिक के अंदर तहरीक आई है, अगर रॉयल फैमिली के खिलाफ भी कोई तहरीक खड़ी हो जाती है, और ये तभी खड़ी होगी जब उनके पास पैसा नहीं होगा, जब उनके पास वसाइल नहीं होंगे, तो वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस तहरीक को दबाने के लिए उनको एक सोच की तब्दीली की ज़रूरत है, जिसकी तरफ वो अभी चल रहे हैं। लेकिन जिस तरफ वो चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये दीन का रास्ता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये वो रास्ता नहीं है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता कर गए थे। इस मुल्क के ऊपर और इसके हुक्मरानों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और वो उस जिम्मेदारी से जी चुरा रहे हैं, उस जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। लेकिन कब तक मोड़ेंगे? आखिर किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर कोई और उठा लेगा तो फिर सऊदी अरब के ये हुक्मरान पीछे रह जाएंगे और मुसलमानों को कोई और लीड करेगा। और उसके लिए 2-3 मुतबादल क़यादतें जो हैं वो तैयार हो रही हैं, जिनमें तैयब उर्दवान जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।